हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार बीपीएससी एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर प्री एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त 2022 को। पेपर का एनालिसिस देखेंगे आज हम। और ये हमारे पास जो सीरीज़ है वो बी वाली है, 150 नंबर का है, 2 घंटे का समय है, 150 प्रश्न भी हैं। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप अपना पेपर मिला लेंगे, और दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम प्री वाला होने वाला है, प्री का 30 सितंबर को, हो सकता है और ऐसा होता भी है कि जो हाल में पेपर हुए रहते हैं आयोग के, वहाँ से 2-1 प्रश्न या 2-4 प्रश्न हूबहू ऑप्शन के साथ रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है। तो चलिए फिलहाल हम पहला प्रश्न देखें कि इसमें मैथ का भी पोर्शन है, तो मैथ वाला हो सके तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर समय रहा तो मैथ वाला भी सवाल सॉल्व कर देंगे, वो लास्ट में बिल्कुल कर देंगे। फिर पेपर एनालिसिस के बाद इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, फिर वो भी देख लिया जाएगा। इसका पहला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में किसने किया था? तो किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखना, महात्मा गांधी किए थे। अगला प्रश्न है, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले प्रधानमंत्री थे था वो हैं मोहम्मद यूनुस। 1937 की बात हो रही है। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी और कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम है भैया, उसका नाम था हुंकार। ठीक है, हुंकार उसका नाम था। पांचवा प्रश्न देखेंगे, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो नियंत्रण था नरमपंथियों का। एक चीज़ याद रखना, सूरत विभाजन जो हुआ ना, वो उसकी नींव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की जो अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, वहीं पर पड़ गई थी। ठीक है, अंततः क्या होता है, 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान विभाजन हो ही जाता है, जिसका मिलन होता है 1916 में, कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। और एक चीज़ और याद रखना, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था ना, वो नदवा कॉलेज में हुआ था। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन की एक खासियत और ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी हुआ था। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और याद रखना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ, इसमें मुख्य भूमिका निभाई किसने? तो इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी होम रूल लीग ने। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया नरमपंथी, सी वाला ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये सबको पता होगा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे भैया सर सैयद अहमद खां। पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? तो ये किए थे मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध हैं, नाम है सूर्य सेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो भैया सत्यवादिता भी है, अहिंसा भी है, निडरता। तो तीनों सही उत्तर हैं। संयम चौथा वाला नहीं, लेकिन पहला दूसरा तीसरा सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो वो है भैया रॉलेट एक्ट 1919, है ना, रॉलेट एक्ट। ओके, चलिए आगे देखेंगे, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो इसका सबसे सरल जवाब होना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना, नाम है उनका। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह जो हुआ था वो किसका परिणाम था? वो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। सही उत्तर हो गया सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथ कटी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो ये नाम था इनका गणेश वासुदेव जोशी।
बी वाला ऑप्शन सही, बी फॉर बीटा। अगला प्रश्न है स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था भाई? तो स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। सही उत्तर है ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो वो थे भैया श्री कृष्ण सिंह संयोजक थे। सही उत्तर हो गया सी वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये मैथ वाला अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, मैथ वाला अगली बार में देख लेंगे, अभी मतलब बाद में समय रहेगा तो देख लिया जाएगा। अब आएंगे सीधे हम 26 नंबर प्रश्न पर। तो प्रश्न है नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? तो कारक है प्रतिद्वंदिता और परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रेफिश क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो वो होता है क्रेफिश के रक्त का रंग होता है नीला। सही उत्तर हो गया बी, ब्लू होता है। ठीक है, इसका रंग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया नीला। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, कोशिका विलय में होता है, या क्रिस्टी, या सभी में होता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ना, इसका सही उत्तर है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम। किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? बीज में क्या होता है भाई? बीज में देखो भंडारित भोजन भी होता है, पिंड गर्भ भी होता है, बीजावरण भी होता है। सही उत्तर डी हो जाएगा, डी फॉर डेल्टा। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फल निम्नलिखित में से क्या है? फल जो है ना ये अंडाशय का उत्पाद होता है। ठीक है, सही उत्तर हो गया बी, बी फॉर बीटा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस जो है ना, फंगस आपका मृत फंगस किस प्रकार का जीव है? तो ये मृत जीवी होना चाहिए ना। हाँ, फंगस ना मृत जीवी प्रकार का जीव है। ठीक है, सही उत्तर ए हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो गया ईस्ट। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो भैया ये पत्तियों पर पाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो गया पत्तियों पर। अगला प्रश्न है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये होती है वातावरणीय आवर्तन के कारण। वैसे इसकी इंग्लिश क्या होगी? 34 नंबर का देख लेते हैं, वातावरणीय आवर्तन की इंग्लिश क्या होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला है दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो दाब अगर बढ़ाया जाएगा ना तो उसका उबाल बिंदु भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आसानी से उबलेगा नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बोलोमीटर का जो प्रयोग है ना वो होता है ऊष्मा विकिरण के लिए। बोलोमीटर का प्रयोग होता है ऊष्मा विकिरण के लिए। सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, अगला प्रश्न है पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लाज्मा भौतिकी। सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2A पढ़ता है तो प्रतिरोध जो R है उसका मान क्या होगा? तो उसका मान हो जाएगा 1 ओम, है ना। अगला प्रश्न है समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है किसी उपग्रह के लिए अगर पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया तो इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? तो पलायन वेग हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया ए। 41 नंबर पर चलते हैं। 41 नंबर है एक सेकंड दोलक को एक सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया तो इसका दोलन काल घटेगा अगर रॉकेट क्या हो जाए? समान वेग वृद्धि से
नहीं, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, तो ऐसा होगा, है ना। सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, एक फेमटो मीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के। प्रकाश वर्ष क्या भाई? प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो दर्दनाशक है नोवल जीन। इसका सही उत्तर हो गया नोवल जीन, ठीक है। 44 नंबर था, इसका डी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न 45 नंबर, कि साबुन में आमतौर से विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? तो ये होता है भाई, इसका जो सही उत्तर है वो है रोगाणु रोधक के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर मतलब नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का एस्पार्टम, ठीक है। अगला प्रश्न है, बी वाला ऑप्शन, हम सीरीज का पेपर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अपना अपना आप लोग देख लेना, पेपर जिस हिसाब से मिला हो। 47 नंबर है, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो इसमें होता है एड्रेनलिन पैदा होता है, ठीक है, एड्रेनलिन पैदा होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोगाणु रोधक तथा निस्संक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या फिर उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर वो है, बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणु रोधक है। सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता? मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता? तो वो भैया विटामिन का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। सही उत्तर हो गया बी, बी फॉर बीटा, इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के प्रयोग होने से के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड 50 का बी सही उत्तर है, बी फॉर बीटा। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? देखिए, कीमोथेरेपी मतलब है उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग जब किया जाता है तो उसी को कीमोथेरेपी बोला जाता है। 51 का सही उत्तर हो गया सी। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो सम्मोहक ड्रग कौन सा भाई? सम्मोहक ड्रग के रूप में आप लोगों को पता हो तो इसमें ल्यूमिनाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सम्मोहक ड्रग के रूप में। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? देखो, इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से, ठीक है। सही उत्तर बी हो गया 53 का। अगला प्रश्न है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो डीएनए का जो जीन होता है ना, यही प्रोटीन की सूचना देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ZW से करते हैं। चलते हैं 56 नंबर प्रश्न पे। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का जो सही उत्तर है ना, ये हो जाएगा 52.91 ही 91% ही है ना। एक इसका जो सही उत्तर है ना 51.91% सरकारी थिंक टैंक मतलब नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया हुआ है। तो बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत 51.91% है। सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 57 नंबर, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब इसका सही उत्तर अगर देखेंगे तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पैरा बैडमिंटन में, ठीक है, पैरा बैडमिंटन। अगला है, बिहार दिवस की थीम क्या थी भाई? इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रही है? तो उसकी थीम थी जल जीवन हरियाली, ठीक है, ध्यान रखना, जल जीवन हरियाली रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वो क्या था भाई? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा
पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 जनवरी 2022 को हुआ पटना में। रेल मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, वो पीएम गति शक्ति योजना पर था, ठीक है। ध्यान रखना, इसका सही उत्तर हो गया बी। ओके, 59 का कौन सा सही हो गया? 59 का सही हो गया बी, ठीक है। चलिए 60 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही हैं? तो इसका क्या उत्तर होगा भाई? इसमें देखिए, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की 5 प्रतिभाएं विजेता रही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किसको किया गया भाई? ये देखिए सिंपल सा है, और इसका सही उत्तर है आचार्य चंदना जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री मिला हुआ है, ध्यान रखना, पद्मश्री पुरस्कार मिला किसमें, किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धीरज को, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पटना में, डी इसका सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं 64 नंबर पे। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जापान के सबसे लंबे समय तक जो रहने वाले प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है शिंजो अबे, सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भू स्थानिक सहयोग के लिए, भैया ध्यान रखना, इसका सही उत्तर भू स्थानिक सहयोग है। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया। तो किसका पद छोड़ा इन्होंने? इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक है, थे। अगला प्रश्न है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कब आयोजित हुआ था ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है 6 दिसंबर 2021 को, ध्यान रखना, 6 दिसंबर 2021 को किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डेनमार्क के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ। तो ये हस्ताक्षर कब हुआ था? सही उत्तर है 18 फरवरी 2022 को, ए सही उत्तर हो गया। 70 नंबर देखते हैं। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये जिस देश में आयोजित हुआ है ना वो है जर्मनी, ठीक है, ध्यान रखना, जर्मनी इसका सही उत्तर हो गया। 71 नंबर प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, मतलब बेल्जियम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया तो रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज के बारे में एक चीज़ और याद रखना, ये भूटान की राजदूत भी रह चुकी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? किस देश ने जीता ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में जो हुआ था? 73वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। INS विशाखापट्टनम का कमीशन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो 74वां का सही उत्तर हो गया सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 75 नंबर है, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है, तो कब जारी किया भैया? ये आपका प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न। तो 75 का सही उत्तर हो गया 17 मार्च 2022 को, मतलब बी वाला, बी फॉर बीटा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल विकास उद्यमिता
मंत्रालय से। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोमास संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो भी कहाँ, इंदौर में हुआ है। 77 का सी सही हो गया। अगला प्रश्न है, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? कब? 1 मई 2022 को। तो 78 का जो सही उत्तर है वो है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, चलिए 79 नंबर पे चलते हैं। 8 दिसंबर 2022 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ये भैया देखो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बुलेट ट्रेन परियोजना है जो 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, उसका नाम क्या है? नाम है भैया अहमदाबाद से मुंबई के बीच में करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न देखेंगे, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? मिशन वात्सल्य, देखिए तो मिशन वात्सल्य ना आता है महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष की आयु होने तक की बात हो रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1500 रुपया। ठीक है, 18 साल की जब तक उम्र नहीं पूरी हो जाएगी तब तक उनको ऐसा होगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो जिसे सम्मानित किया गया उसका सही उत्तर है बिहार मंडप को। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी, डी फॉर डेल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 86 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो इसका जो सही उत्तर है ना गौरी शंकर मिश्रा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष रूप से चंपारण किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो डी इसका सही उत्तर, डी फॉर डेल्टा। 87वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी हुई थी? देखिए 2 लोग इसमें शामिल थे, एक ने तो आत्महत्या कर ली थी और दूसरे को फांसी हुई थी। तो कौन थे भाई इसमें? जो इसका सही उत्तर है ना वो है ई। ठीक है, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी जो थे ना इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ध्यान रखना, सही उत्तर हो गया ई वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 नंबर, किस शासक ने, एक मिनट, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, उदयन नाम याद रखना। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था, ध्यान रखना धनानंद था। एक चीज़ और याद रखना, सिकंदर को जो सहायता दी थी वो आम्भी ने दिया था। ठीक है, दूसरी चीज़ इसका कुशल सैन्य कुशलता थी जो भारत पर इसने मतलब विश्व विजेता का ख्वाब लेके चला था। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना कि पोरस से युद्ध हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था झेलम नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, झेलम नहीं व्यास था। एक चीज़ और याद रखना, इसका जो चरम बिंदु रहा है ना वो व्यास नदी रही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो धनानंद सही उत्तर हो गया, 89 का बी सही उत्तर है। बहुत सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे? तो याहिया मनेरी किससे जुड़े थे? इसका सही उत्तर है फिरदौसी संप्रदाय से। ठीक है, अगला प्रश्न है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है स्वामी विद्यानंद। 2 लोग थे किसान आंदोलन से जुड़े, एक स्वामी सहजानंद और दूसरे स्वामी विद्यानंद थे।
ठीक है, सही उत्तर बी हो गया। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? ठीक है, मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर अपनी राजधानी लेकर आया था। कौन? मीर कासिम। ठीक है, सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष बकाश्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बकाश्त आंदोलन कब चलाया गया था भाई? तो बकाश्त आंदोलन चला है 1936 में। सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। इसमें 94 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो विश्वास प्रकट किया भाब्रू। भाब्रू को ही एक नाम और देते हैं वैराट। ठीक है, ध्यान रखना, भाब्रू या वैराट। एक चीज़ और याद रखना, इसी वैराट या भाब्रू स्तंभ में ही इसने अपने आप को मगध का सम्राट भी बताया था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? अष्टांग हृदय के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम भैया वाग भट्ट नाम है। ठीक है, सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? नालंदा ताम्र लेख में गुप्त शासक हैं, उनको परम भागवत कहा गया। तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो अरब यात्री था, उसने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया। तो उसका नाम क्या था? नाम था भैया अल मसूदी। अल मसूदी उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? देखिए, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। वो कौन था? कुतुबुद्दीन, जिसको कुरान खां भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि सुरीले सुर में वो कुरान पढ़ता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है इसका। ठीक है, सही उत्तर हो गया ए। 98 का ए सही है। 99 में क्या है भाई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? दानशील अस्पताल की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नए फलों के 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे इसने दिल्ली के आसपास ही। ठीक है, ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इतना चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। 100 नंबर प्रश्न है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक मतलब पूरब का सिराज कहा जाता था? तो वो कहा जाता भैया जौनपुर को। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो देखिए, इसके लिए जहांगीर बड़ा प्रसिद्ध रहा है, तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सही उत्तर बी हो गया। 102 नंबर। अब 103 है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? देखिए, यहाँ पे बक्सर युद्ध जब हुआ था ना, उस समय हेक्टर मुनरो था सेनापति अंग्रेजी सेना का। ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था भैया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो जो देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। बाकी अब्दुल रशीद गंगोही जुड़े थे, मोहम्मद कासिम नानतवी भी जुड़े थे, महमूदुल हसन भी इससे जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? अब किसकी निंदा नहीं की है भाई ब्रह्म समाज ने? तो ये ध्यान रखना, अवतारवाद की निंदा नहीं की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं अब। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न है, सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन सी है? तो सबसे कम, इसमें से बात हो रही है इन चारों में से, तो इसमें सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी है पुनपुन। पुनपुन याद रखना, सी सही उत्तर है बिहार की नदी भैया। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान करता है। ठीक है, 108 नंबर प्रश्न, पार्क, अभयारण्य और जनपद कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें देखिए भीमबंध मुंगेर में है, नगी जमुई में है, नागे नकटी जानते होंगे, और राजगीर नालंदा में है, कैमूर बक्सर में है क्या, ये वाला गलत है। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 109 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। तो सूर्यास्त का अनुभव सबसे पहले कौन करता भाई, आप देखिए। तो सूर्यास्त का अनुभव सबसे पहले करता है सिडनी। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे टोक्यो नहीं है, टोक्यो तो सूर्योदय वाला देश है भाई। सबसे पहले सूर्योदय का अनुभव टोक्यो करता है, लेकिन सूर्यास्त का सबसे पहले अनुभव करता है सिडनी हमारा। ठीक है, आगे है अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 111 का जो सही उत्तर वो है साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं। तो अप्रवासी भारतीय सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं भैया मॉरिशस में। ठीक है, चलिए 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये किन दो शहरों को जोड़ेगा खैबर दर्रा भाई। तो देखिए खैबर दर्रा जो है ना, खैबर दर्रा काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। ठीक है, सही उत्तर हो गया बी, इसका सही उत्तर हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए वायनाड है, दंडकारण्य है, मलनाड है, विदर्भा है। तो देखिए इसका जो 114 का सही उत्तर है ना, वो है दंडकारण्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी वायनाड केरल में है, मलनाड कर्नाटक में, विदर्भ तो महाराष्ट्र में है ही है। इसका सही उत्तर हो गया दंडकारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग जो रोहतास सुरंग है किसको जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है भाई, ये जोड़ता है आपका लेह और मनाली को। ठीक है, 115 116 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। तो सबसे बड़ी तैरती हुई भारत की सौर ऊर्जा परियोजना है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिमहाद्री विशाखापत्तनम। ठीक है, सही उत्तर हो गया ए, ध्यान रखना यहाँ पे। अगला है हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ताउते। ताउते कहाँ आया हुआ था, 117 नंबर प्रश्न। तो ये आया हुआ था सौराष्ट्र एरिया में। ठीक है, सौराष्ट्र क्षेत्र में। अगला प्रश्न है रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, अष्टमुदी केरल में है, लोनार राजस्थान में नहीं है। सही उत्तर यही हो जाएगा। लोनार कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है। तो किसका क्षेत्र सबसे कम हो सकता है, ये है तापी का। ठीक है, तापी नदी का है। ठीक है, ना कि ताप्ती, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 अभी इसमें इंग्लिश वाला भी, इंग्लिश में भी प्रश्न है। ठीक है, एक मिनट। अगला प्रश्न देखेंगे 126 नंबर है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य रहेंगे, मतलब निर्वाचित मनोनीत दोनों रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सही उत्तर बी हो गया इसका। अगला प्रश्न द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारी कॉलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 to 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक भैया नरेंद्र झा नाम है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो ये इसमें से पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये इसका नहीं रहेगा। ठीक है, विशेषाधिकार। चलिए 129 नंबर प्रश्न है लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। तो ये भैया लोकसभा अध्यक्ष के ही सीधे पर्यवेक्षण में आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसमें देखेंगे किसके अनुसार किया जाता है। इसका सही उत्तर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा किया जाता है। 130 का सही उत्तर ए हो गया। 131 क्या भाई? 131 में है राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भैया संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ठीक है, चलिए 132 नंबर देखते हैं। देखिए बीच में 5-6 प्रश्न गायब हो गए हैं। ठीक है, वो हमें पेपर जैसा मिला है वैसा ही हमने बनाया है फिलहाल। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इसका सही उत्तर भैया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है, संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है। किसके मामले में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में। सही उत्तर इसका सी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? तो 133 है। तो इसका सही उत्तर है संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 20 का सही उत्तर बी फॉर बीटा। 133 हो गया। 134 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसमें जो निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है ना, उसका सही उत्तर है लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उसके स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, बाकी सब सही है। पुरुष महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन रहेगा। नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनके लिए उम्र ताकत से अनुपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने को मजबूर नहीं किया जाता। समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार वितरित किया जाए कि उनकी सेवा के लिए सार्वजनिक हित सर्वोत्तम हो। ठीक है, अगला प्रश्न है 135 नंबर, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नवीं अनुसूची 240 अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? ये 29 विषय हैं। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे ना कि लगभग जो ट्रेडिशनल की बात करेंगे, करंट तो ही नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल में जितने प्रश्न अभी हमने पढ़े हैं इसमें लगभग प्रश्न नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग मान लीजिए, और आप जो पढ़े हैं नोट्स उनको पता होगा, ये पेपर देखने के बाद उनको लग जाएगा कि पेपर में प्रश्न जो मिले हैं लगभग 70% प्लस प्रश्न हैं नोट्स में से ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो देखिए इसमें इसका जो सही उत्तर ना 136 का, इसमें रोहतास इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोहतास। ठीक है, 137 नंबर देखते हैं प्रश्न। 137 नंबर है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तेजी से विकास करने वाला उद्योग देखिए इसमें क्या है, ना तो खाद्य प्रसंस्करण है, सर्वाधिक तेजी की बात हो रही है इसमें, क्योंकि इनमें निम्नलिखित में से तो बोला नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर ना वो ई हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है भाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी इसका सही उत्तर देखेंगे तो आलू, प्याज, बैंगन, फूल गोभी नहीं भाई। देखो आलू में तो यूपी है, इतना हमको भी पता है। प्याज में बिहार हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार प्याज के मामले में सबसे आगे है महाराष्ट्र। बैंगन, फूल गोभी में हमको कन्फ्यूजन है फिलहाल। इसका सही उत्तर हम यहाँ पे ई कर रहे हैं। ठीक है, सही उत्तर ई हो गया इसका। ठीक है ना, चलिए 139 पे आते हैं, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति ने नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री YH मालेगाम, YC वाला सही उत्तर हो जाएगा, श्री YH मालेगाम समिति। ठीक है,
अगला प्रश्न, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई करता है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी देता है? तो देखिए, निर्यातकों को भारत में गारंटी कौन देगा? तो जो इसका सही उत्तर है ना वो है निर्यात ऋण गारंटी कारपोरेशन। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई। ठीक है, एफसीआई इसके लिए जिम्मेदार है। अब प्रश्न देखेंगे 143 नंबर। ठीक है, 143 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में शीर्ष पर नहीं है? अब देखिए, शीर्ष पर तो देखो, अगर देखा जाए तो शीर्ष पर है आपका मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में, लेकिन ये प्रश्न का सही उत्तर जो है ना वो छत्तीसगढ़, क्योंकि राजस्थान में भी सोयाबीन पैदा होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 144 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? विशेषता कौन सी भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? तो महत्वपूर्ण विशेषता है किशोर जनसंख्या का आकार। ठीक है, 144 का डी सही उत्तर हो गया। एक चीज और याद रखना, इसमें जो सोयाबीन उत्पादन वाली बात थी ना एक 143 वाले में, जैसे देखिए मालवा क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, बाकी इसके दक्षिण में जो क्षेत्र लगा हुआ है महाराष्ट्र का नागपुर, तो राजस्थान में भी मालवा का पठार का विस्तार है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सही उत्तर इसीलिए हो जाएगा। फिलहाल 145 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है भैया? तो इसका जो सही उत्तर, ये देखिए कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको ये निर्धारित करने का काम है कृषि लागत मूल्य आयोग करता है ये काम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त है। 147 नंबर प्रश्न है, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजा रोपण में इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ पर क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की मांग घटती है, तो वहाँ पर क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है ब्याज दर में कमी होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं उसमें हमने ये पॉइंट जरूर बता दिया है और अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, फिलहाल अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो अधिक जनसंख्या कहाँ पर है भाई? देखिए 149 का जो सही उत्तर है वो है सीतामढ़ी, अधिक जनसंख्या वाला जिला सीतामढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बात हो रही ना, तो पूर्णिया बांका नालंदा सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका जो सही उत्तर वो है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय, इसके लिए जिम्मेदार है। सही उत्तर 150 डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा पूरा समाप्त हो गया। अब थोड़ा टाइम अगर है देख लेते हैं कितना टाइम बचा है, तो हम देख लेते हैं मैथ वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, मैथ वाला पोर्शन जो है आपका उसको भी देख लेते हैं इसी बात पे, क्योंकि मैथ ज़रूरी है। ज़्यादा प्रश्न तो नहीं था, फिर भी जितना भी था ना वो बहुत अच्छा खासा है। हो सकता है कि कुछ आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिल ही जाए। अब देखिए 21 नंबर नहीं 16 नंबर से देखना है। 16 नंबर से मैथ था ना, 16 नंबर तो बता भी दिए थे, 17 नंबर देखते हैं।
एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 17 का सही उत्तर है ए, 70 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 17 हो गया। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। ए और बी एक काम को 11 और 17 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो पारिश्रमिक में कितने हिस्से हैं? ऐसे अगर देखा जाए तो कैसे निकाला जाएगा? देखिए दोनों का काम क्या है भाई, एक दिन में एक करता है अपना 1/11 और एक दूसरा करता है 1 मिनट। इस तरीके से निकाल लेंगे 1/11 और 1/17। और इसी हिसाब से पैसा बटेगा भी। तो काम करते हैं ना, इसको वो कर देते हैं। क्या करेंगे, 17 11 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 28। 28 5600/28 मतलब कितना 200। 200 आ गया। अब 200 को देखिए 200 गुणे 11 कर देंगे और 200 गुणे 17 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सही उत्तर 3400 और 2200 आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर बी हो गया इसका। चलिए आगे देखते हैं। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का जो औसत भार है 50 किलोग्राम है। कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर लेने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार कितना होगा? देखिए 60 विद्यार्थी हैं, ऐसे देख लीजिए 60 गुणे 50 कर दीजिए, 3000 हो जाएगा। 3000 kg नॉर्मल। 31वां व्यक्ति ये भी बढ़ गया। अब कितना हो रहा? अब 50.5 हो जाएगा। तो 60 एक 61 हो जाएंगे। तो 61 गुणे 50 कर देंगे। 61 गुणे 50 अगर कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 के 5 हो गया, 5 6 के 30 हो गया, 13। ठीक है, 1350 नहीं, 5 के 5 5 नहीं नहीं से सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट, इसमें ऐसे करेंगे 61 लोग हो जाएंगे अध्यापक को लेकर। तो 61 गुणे 50 कर देंगे हम, यहाँ पे कर दिए। तो 5 के 5 हो गया, 5 6 के 30 हो गया, 3050 kg हो गया टोटल, है ना। आधा kg और इसी में मिला लेते हैं, इतने का कितना हो जाएगा? 61 का आधा कितना होता है? 30, 30.5 है ना। तो 30.5 और जोड़ लेते हैं तो 3080 हो जाएगा। 80 kg, 80 kg आएगा उनका वजन, है ना। तो उन मास्टर साहब का जो वजन होगा वो हो जाएगा 80 kg, है ना। सही उत्तर इसका होना चाहिए 80 kg ही होना चाहिए भाई, 80.5 किलोग्राम हो जाएगा। हाँ ठीक है, 3000 एक 505 एक, ठीक है ऐसे ही होगा। अगला प्रश्न है, अनुक्रम है 60 180 90 270-405 में लुप्त संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे भाई? अब देखिए 60 से 90, 90 से जो आएगा वही करेंगे। जैसे 180 से 70, 270 और फिर 405। तो 180 270 के बीच में 90 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से 60 से 30, अब 270 में से 405 अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 5, ठीक है 3, और ये हो जाएगा 135, मतलब 45 बढ़ रहा है। तो 45 यहाँ भी बढ़ेगा, 135 इसका हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा डी, 20 का हो गया डी। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, एक घड़ी दोपहर में 12 बजे चलना शुरू कर देती है। 4:20 पर घंटे की सुई घूम जाएगी तो कितना घूमेगी? तो इसका जो सही उत्तर है ना 21 नंबर का, 21 नंबर का सही उत्तर है 130 डिग्री। ठीक है, आगे देखेंगे दिया गया है 113x + 97y = 517, मतलब 517।
97x प्लस 113 वाई इक्वल टू 533। तो एक्स वाई बराबर बताना हमें। अब देखिए 113 और 97 जोड़ देते हैं सीधे सीधे, कितना हो जाएगा? इसमें अगर जोड़ देंगे हम, फिलहाल ऐसे तो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई बताना है इसमें, तो 2 3, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 3 ही होगा, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का प्लस ही तो ये हो रहा ऊपर इधर वाला, तो इसी ऑप्शन में से ही सीधे गुणा गुणा कर लेते हैं ना। 3 2 का एक बार एक्स वाई से गुणा कर लीजिए, एक बार 2 3 का गुणा कर लीजिए, फिर 3 4 4 5 कैसे सबका गुणा कर लेते हैं। फिर फिलहाल इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर। 23 नंबर क्या है? एक कस्बे की जनसंख्या है 35,28,000। यदि 5% सालाना की दर से बढ़ती तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये भी लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 5% की दर से बढ़ेगी ये, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 साल बाद इसकी कितनी जनसंख्या हो जाएगी? तो इसकी जनसंख्या हो जाएगी 40,84,102 हो जाएगी, ठीक है। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। मान लेते हैं कि 50.7% क्रिकेट खेलते हैं, 64.3% बैडमिंटन खेलते हों। विद्यार्थियों की कुल संख्या है 600, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट बैडमिंटन दोनों खेलते होंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है, देखिए इसका सही उत्तर 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मैथ इसमें लगा हुआ है, फिलहाल इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अगला प्रश्न, 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात है इतना है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा? पानी मिलाने के बाद भी बात हो रही है। अच्छा 35 लीटर में 4:1 का अनुपात है, मतलब 20 लीटर क्या है, 7 चौक 28, 28 लीटर है क्या शराब, और 7 लीटर है पानी। अब इसमें हमें बनाना इसको 2:1 के अनुपात में, तो 7 लीटर और मिला दिया जाएगा क्या? क्योंकि 3 से 42 अगर कर देंगे तो 14 3 42, 14 9 28, हाँ ठीक है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, 7 लीटर सही उत्तर हो गया सी। तो ये इस प्रकार से ये पूरा पेपर हो गया समाप्त, ठीक है। पेपर का लेवल अच्छा खासा है, ठीक है। और अभी कल जो है ना हो तो CDPO वाले पेपर का भी एक वो एनालिसिस कर देंगे। और पेपर अगर पूरा आपने सही देखा है और नोट्स आपने पढ़ा है ना, तो लगभग ट्रेडिशनल की ही बात कर रहे हैं। जितने भी ट्रेडिशनल के प्रश्न आए हैं उसमें से 70% प्रश्न जो है ना आपके नोट्स में उपलब्ध हैं, ठीक है। इतना बेनिफिट है नोट्स का, ओके। तो फिलहाल आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। आप लोग अपना प्रश्न देख लीजिए, इसको ध्यान से कर लीजिए, और मान के चलिए कि 2-4 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।